स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे फोर्स की जो हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे आप एग्जाम में फेल हो जाओ या गिर जाओ, दोनों ही ब्लेम ग्रेविटी ले जाता है। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशन, वो इनविजिबल फोर्स जो सब कुछ नीचे तो खींचता है, पर आज मैं आपका इंटरेस्ट ऊपर ले जाऊंगा। मैं हूं यश और ये है ब्रेन वेव 10, जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस 1। तो बने रहिए। तो एक बार की बात है, न्यूटन चिल कर रहे थे ट्री के नीचे, तब एक एप्पल उनके सर के पास गिरा और उन्होंने सोचा एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गया। और बस दुनिया के सबसे बड़ी डिस्कवरी हो गई। मतलब अगर न्यूटन ने हेलमेट पहना होता तो शायद ग्रेविटेशन का भी डिस्कवरी नहीं होता। अब तक ना जाने उन्हें ये सारी चीजें सुबह सुबह अपने बॉम्ब गिराते हुए क्यों नहीं याद आ रही थी। सिंपल वर्ड्स में, every object in the universe attracts every other object with a force called gravitation। यानी सब कुछ सबको खींचता है, चाहे वो अर्थ हो, मून हो या तुम्हारा क्रश, सब पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगता ही है। पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रूफटॉप डिनर पे क्रश तुम्हें इग्नोर कर देती है, पर ग्रेविटी ये कभी इग्नोर नहीं करेगा। अब हमारे रियल न्यूटन बाबा ने बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है। अरे भैया, इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 का मास होता है हमारे पास m1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का मास होता है हमारे पास m2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर तो भैया यहां तक के जो डिस्टेंस है इसका आयशाश जी, वो होता है r। तो हमारे न्यूटन बाबा के हिसाब से if the force between them, force of attraction, जो कुछ भी तुमको बोलना है उसको, is directly proportional to the product of their masses m1 into m2 and inversely proportional to the square of the distance between them, so 1 upon r square। करेक्ट। अब चलो इस चीज को हम लोग एक फॉर्मूला में बनाते हैं। ऑब्वियसली हमको ऐसा तो आंसर नहीं मिलेगा, तो इसको अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो f is proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ द थिंग इज कि हम लोग जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा लिखते हैं तो भैया इसके ऊपर तो आंसर नहीं मिलने वाले तुमको जब तक तुम इक्वल टू नहीं ला दो। तो उसके लिए भी सबसे एक बढ़िया तरीका है कि हम लोग एक कांस्टेंट बता देते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और हमारा वो कांस्टेंट है वो होता है g। इधर g, ये क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब भैया यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट किसी भी चीज से चेंज नहीं होने वाला। इस यूनिवर्स में जो आती है वो, चाहे तुम कुछ भी देख लो, चाहे डिस्टेंस लो, मास लो, कुछ भी तुमको जो पकड़ना है पकड़ लो, ये चीज़ कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाली है। अगर वो अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू की है तो वो चांद पर भी उसी वैल्यू की रहेगी, जब तक तुम अपना यूनिवर्स स्किप ना करो। और जो करने के लिए हमको पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, पर जो भी होगा सिंपल सी एक चीज़ है कि तुम पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो वहाँ पर ये जी कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जब हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो F विल बी इक्वल टू g of m1 m2 अपॉन क्या था r स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया। प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से याद करके रखो। अब तुमको तो समझ में भी आ गया होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। हमने सिंपली जो कुछ भी उसका ये था स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को हम लोग ने बस नंबर वाले फॉर्म में लिख दिया और उस चीज के लेकर हम लोग ये फॉर्मूला बनाए हैं।
अगर तुमको ये फॉर्मूला पता है कि हमने कैसे निकाला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, तो उससे तुम लोग स्टेटमेंट भी इजीली याद कर सकते हो, राइट? बस दैट्स इट, इतना ही तो तुमको ध्यान रखना है। तो अगर अर्थ का मास और तुम्हारा मास दोनों ज्यादा हो तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, इसलिए हेवी लोग थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड होता है। ये वाला भी डिलीट करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ के चलो कि तुमको अर्थ का मास दे के रखा है, मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 into 10 raised to the power 24 kgs. Alright, capital K. और एक एवरेज ह्यूमन का मास कितना होता है? It is approximately equal to 60 kgs. Alright, और अगर तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस में देखूं तो तुम्हारा डिस्टेंस हो जाता है आपस में 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर्स, है ना? देख रहे हो तुम लोग, मैं हर एक चीज को SI यूनिट में ही ले रहा हूँ और SI यूनिट में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी भैया तुम्हारी है। जब तक तुमको कन्वर्जन एक प्रॉपर यूनिट में नहीं आता है, सब कुछ एक ही SI यूनिट में तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, तब तक तुम लोग उसको अच्छे से नहीं लिख सकते कि न्यूटन आ रहा है क्या आ रहा है, तुम लोग पीछे में उसमें क्या वैल्यू लगाओगे, सोचो तो, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुमको करना है फाइंड। अब अपने को एक चीज़ तो मालूम है, अब तुमको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जो G होता है ये तुमको यूजुअली क्वेश्चंस में देकर रखता है, या फिर अगर नहीं दिया तो बेटर है कि तुम लोग इसको याद करके चले जाओ। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हर जगह ये कॉमन रहने वाला है, हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है। ऑलराइट, तो G होता है तुम्हारा 6.67 into 10 raised to the power -11। ये चीज़ याद करके चलना हमेशा। तो इसको रखकर हम लोग सिंपली अपने फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास तो ऑलरेडी था, है ना? फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? F इज इक्वल्स टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट? अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में डाल दिए तो F इज इक्वल्स टू तो इसका आंसर जो आता है तुम्हारे पास, मोटा मोटा आंसर इसका अप्रोक्सीमेशन के साथ आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको बहुत सारा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये आंसर आता है तुम्हारे पास अराउंड 588 न्यूटन्स। बस ये वो फोर्स है जो तुम्हारा वेट कैलकुलेट करता है, लाइक ये पर्टिकुलरली तुम्हारा वेट ही होता है। 588 न्यूटन्स तुम्हारा होता है वेट। इतना याद रखो, तुमको कैसे सॉल्व करना है, बाकी चीजें तो इजीली हो जाएगी। अब कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। ग्रेविटेशन इज इक्वल टू यूनिवर्सल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, अर्थ सन, अर्थ मून, तुम चेयर। और ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन जो अर्थ का पुल होता है ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, तो जब एप्पल गिरता है दैट इज ग्रेविटी, पर जब सन और अर्थ एक दूसरे को खींचते हैं दैट इज ग्रेविटेशन। समझे? जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है उस मोशन को कहते हैं फ्री फॉल। उस फॉल के दौरान जो एक्सेलरेशन लगता है उसे कहते हैं हम लोग G, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट कुछ क्वेश्चन में हम लोग इसको 10 भी ले लेते हैं। दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा है। कहीं पे अगर तुमको जहाँ पे 10 लेना होता है वहाँ पे तुमको क्वेश्चन ऑलरेडी दे के रखेगा कि टेक G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर अगर देकर नहीं रखा है मेक श्योर यू यूज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है ना, जब ऊपर से गिरता है ना, तब 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते रहती है। अब न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन तो तुम्हें आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो कल एक रील यूट्यूब शॉर्ट देख लेना जो मैं डालने वाला, समझा के रखा हूं मैंने पूरा का पूरा, देख लेना। तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल फॉर्मूलेस होते हैं ना, v इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ऑफ 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ as। तो ये इस चीज को हम लोग बदल देते हैं। जो s हो जाता है वो हाइट से रिप्लेस कर लेता है तुम्हारा, और जो a होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से रिप्लेस हो जाता है। तो तुम्हारे नए फॉर्मूले बन जाते हैं कि v इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ gt, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ gh। दैट्स इट। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप छोटी बॉल और हेवी बॉल साथ गिराते हो
तो दोनों सेम स्पीड से नीचे आती है, यानी वो जो धरती होती है ना वो सेम स्पीड से टच करेगी उस चीज को। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन एक है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता है, मास के ऊपर कुछ नहीं होता। चाहे तुम पतले रहो, छोटे रहो, मोटे रहो, जमीन पे तो सेम स्पीड से ही टकराओगे। ये भी डिलीट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर गया तो भी ग्रेविटी लगती है, पर अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट है। ऊपर जाते वक्त स्पीड कम हो जाती है, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाता है, और नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ जाती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। इसी इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि एक बच्चे ने नीचे से ऊपर बॉल फेंकी, 20 मीटर पर सेकेंड से उसने बॉल फेंकी, और वो एक सर्टन हाइट तक गया। उसका हाइट हम लोग h ले लेते हैं। सर्टन हाइट पे जाके वो रुक गया। अब हमको रुक कर वो वापस आ जाता है, इसलिए बॉल वापस आए। तो हमको क्या फाइंड आउट करने का है कि कितने हाइट पे वो बॉल अटेम्प्ट किया कि उसके बाद वो नीचे आया। तो हमारे पास ऑलरेडी मिलकर है कि u = 20 मीटर पर सेकेंड, v तो हमारा 0 हो जाता है। हमारे पास हाइट है हमारे पास g और एक्सेलरेशन है g। हाइट है हमारे पास h और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -9.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसमें हमको टाइम नहीं देकर रखा है, तो हमको फाइंड आउट करना है h। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज v² - u² = twice of gh, करेक्ट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वाले पेन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सेक्सी लगता है। तो 0 का स्क्वायर माइनस u क्या है तुम्हारा 20 का स्क्वायर = twice of -9.8 into h, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400 माइनस में = इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाए 2 8 16 का 6, 1 कैरी अप, 2 9 18 90 -19.6 ऑफ h। तो माइनस माइनस तो भैया हट गए। अब ये होता है कि h हो जाता है = 400 divided by 19.6, that is approximately equal to 20.4। बस बॉल ऊपर 20 मीटर तक जाती है और रुक जाती है, फिर नीचे आती है। तो ऊपर तो जा सकते हो, पर जलती धरती के दर्शन भी हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा उड़ना ही नहीं होता है। अब बहुत लोग ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं कि मास और वेट सेम है। नहीं, मास और वेट सेम नहीं है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर जो कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, चाहे तुम अर्थ पे हो या फिर ब्रह्मांड के कोई भी प्लैनेट पे हो, तुम्हारा मास चेंज नहीं होता है। फोर्स with which a particular object pulls towards you, है ना, वो चेंज हो सकता है, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं वेट। तो वेट क्या होता है? फोर्स with which earth pulls you is called weight, which depends purely on the gravity of earth, है ना, acceleration due to gravity of earth। W का हम लोग अगर वेट को लिखे तो वेट का फॉर्मूला होता है W = mg, that is mass into acceleration due to gravity। एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 60 किलो का एक आदमी है, तो उसका अर्थ के ऊपर कितना वेट होगा? सिंपल, 60 × 9.8, करेक्ट, विच इज रफली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 588 न्यूटन्स। पर अगर वही आदमी चांद पे चले जाता है तो भैया चांद का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अलग होता है ना, उसका 6 गुना कम होता है अर्थ से। सो उसका वेट कितना होगा? सिंपल, उसका डिवाइड कर दो 6 से। तो वेट ऑफ दैट सेम पर्टिकुलर पर्सन ऑन मून इज 98 न्यूटन्स। बस वेट कम करना है, चांद पे जाओ। So let's get to applications and importance of gravitation. Keeps planets in orbit, right? Causes tides. मून की ग्रेविटी की वजह से हमारे यहाँ पे जितने हाई टाइड्स लो टाइड्स होते हैं ना, वो मून की ग्रेविटी की वजह से होता है। Alright. Allows artificial satellites to revolve around the Earth या फिर कोई भी other planetary object. Enables free fall, weight and projectile motion studies. ये भी बहुत ज़्यादा important है। बेसिकली अगर ग्रेविटी ना होती तो हम सब अभी स्पेस में दही बल्ले जैसे घूम रहे होते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने रिकैप पे। तो आज हमने सीखा ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल अट्रैक्शन, F इज इक्वल्स टू G into m1 into m2 upon r²। फ्री फॉल इज इक्वल टू मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन, G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इज नॉट इक्वल टू वेट। ग्रेविटी
keeps us all together, quite literally. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जाकर लिखो कि ग्रेविटी रॉक्स एंड सो डज यश। ये था B10 नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का फुल स्कोप। हasta la vista।